नमस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अंदर हाल ही में एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है। अब देखने में तो ये एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये भारत के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए काफी गहरे संकेत देता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी नियुक्ति की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या है। तो यहाँ असली सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रमोशन है या फिर आरबीआई भारत के तेजी से बदलते डिजिटल माहौल के लिए कोई बड़ी स्ट्रैटेजिक तैयारी कर रहा है? इस चर्चा के आखिर तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब देखिए, इस अपॉइंटमेंट की अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन को समझना होगा जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो आरबीआई की कहानी शुरू होती है आरबीआई एक्ट 1934 के साथ, और 1 अप्रैल 1935 से इसने काम करना शुरू कर दिया। इसका मुख्य मकसद हमेशा से एक ही रहा है, देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना और ये पक्का करना कि इकोनॉमी के विकास के लिए जरूरी क्रेडिट फ्लो बना रहे। आसान शब्दों में कहें तो ये भारत का सेंट्रल बैंक और सबसे बड़ा फाइनेंशियल वॉचडॉग है। तो आरबीआई को चलाता कौन है? इसका मैनेजमेंट एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। इस बोर्ड में एक गवर्नर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं और सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड कई सदस्य होते हैं। यही वो ढांचा है जो आरबीआई के हर बड़े फैसले को एक लेजिटिमेसी और अधिकार देता है। चलिए, अब जब हमने आरबीआई की बेसिक बातें समझ ली हैं, तो सीधा उस खबर पर आते हैं जिसकी वजह से हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं। तो खबर यह है कि हाल ही में आरबीआई ने सुश्री सोनाली सेनगुप्ता को अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, और ये आरबीआई के टॉप मैनेजमेंट में एक बहुत ही अहम पोस्ट है। तो आखिर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या ईडी होता कौन है? देखिए, आसान भाषा में समझिए कि ये आरबीआई की टॉप मैनेजमेंट टीम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुछ खास डिपार्टमेंट्स को हेड करना और बैंक की बड़ी बड़ी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करवाना है। सुश्री सेनगुप्ता को जो डिपार्टमेंट मिला है वो है मानव संसाधन प्रबंधन विभाग यानी डीएचआरएम। अब ये डिपार्टमेंट इतना खास क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आरबीआई की फ्यूचर रेडीनेस की कुंजी है जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर असल में करता क्या है और आरबीआई के पूरे स्ट्रक्चर में वो फिट कहां होता है। आरबीआई की लीडरशिप हायरार्की को जरा देखिए। ईडी का पद गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स के ठीक नीचे आता है, लेकिन चीफ जनरल मैनेजर्स यानी सीजीएम से ठीक ऊपर। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है जो टॉप पॉलिसी मेकर्स और ग्राउंड लेवल मैनेजर्स के बीच एक सुपर इंपॉर्टेंट लिंक का काम करती है। और एक मजेदार बात यह है कि ईडी की पोस्ट पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आता। ये एक पूरी तरह से इंटरनल प्रोसेस है, जहां आरबीआई अपने सबसे काबिल चीफ जनरल मैनेजर्स में से ही किसी एक को प्रमोट करता है। ये प्रोसेस आरबीआई की आज़ादी और अपने इंटरनल टैलेंट पर उसके भरोसे को दिखाता है। यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पॉलिसी बनाते नहीं हैं, वो उसे लागू करते हैं। पॉलिसी बनाने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी का है। ईडी का काम तो ये सुनिश्चित करना है कि एमपीसी के फैसले जमीनी हकीकत में बदलें। ये एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर का बेहतरीन उदाहरण है। ईडी के रोल को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, और वो है उन्हें एक सेतु मतलब एक ब्रिज के तौर पर देखना। ये एक लाइन ईडी की भूमिका को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी कनेक्टर है। और ये कितना शानदार ढंग से दिखाता है कि ईडी एक ब्रिज की तरह कैसे काम करता है। देखिए, एक तरफ वो डिप्टी गवर्नर को पॉलिसी पर सलाह देते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं नीतियों को अपने डिपार्टमेंट के जरिए जमीन पर लागू भी करवाते हैं। मतलब ये टॉप लेवल स्ट्रैटेजी और ग्राउंड लेवल एक्शन के बीच के गैप को भरते हैं। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। समझते हैं कि इस एक अकेली अपॉइंटमेंट का भारत के पूरे फाइनेंशियल लैंडस्केप पर क्या असर पड़ता है। एक असरदार ईडी की नियुक्ति आरबीआई के पूरे सिस्टम को 3 तरीकों से मजबूत करती है। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज्यादा एफिशिएंट होता है। दूसरा, पॉलिसी को लागू करने की स्पीड तेज हो जाती है। और तीसरा, पूरे इंस्टीट्यूशन का मॉडर्नाइजेशन होता है। कुल मिलाकर आरबीआई इकोनॉमिक बदलावों पर ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से रिएक्ट कर पाता है। और यहीं पर आकर ये नियुक्ति सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। सोचिए, ये अपॉइंटमेंट डीएचआरएम डिपार्टमेंट में हुई है
और वो भी ऐसे समय में जब भारत फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग की क्रांति से गुजर रहा है। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी के खतरे भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो डीएचआरएम के हेड के तौर पर सुश्री सेनगुप्ता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी आरबीआई के स्टाफ को भविष्य की इन डिजिटल चुनौतियों के लिए तैयार करना। तो ठीक है, ये सारी बातें तो समझ आ गई, लेकिन जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से काम की बातें क्या हैं? चलिए इसे प्रीलिम्स और मेंस के नजरिए से ब्रेक डाउन करते हैं। ये स्लाइड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट्स याद रखने होंगे, जैसे आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं और ईडी का पद डीजी के नीचे और सीजीएम के ऊपर है। वहीं मेंस के लिए एनालिसिस पर फोकस करना होगा, जैसे ईडी का रोल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, क्रिएशन नहीं, और डीएचआरएम में नियुक्ति ये दिखाती है कि आरबीआई डिजिटल बैंकिंग पर कितना फोकस कर रहा है। ये पॉइंट्स जवाब को और बेहतर बनाएंगे। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी डिजिटल हो रही है, आरबीआई जैसी सबसे जरूरी फाइनेंशियल संस्था की लीडरशिप को आने वाले चैलेंजेस के लिए खुद को कैसे तैयार करना होगा। ये नियुक्ति यकीनन उसी दिशा में एक बहुत ही जरूरी कदम है। इस विषय पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।